Okay. Hello, everyone. Good morning to all of you. Let's start the lecture. बस ये लास्ट लेक्चर का स्लाइड है. मैं क्विकली आपको समराइज कर देता हूँ क्या पढ़ा हुआ है, सो दैट यू कम इन द ट्रैक. इसके बाद आगे बढ़ेंगे. होपफुली साउंड एंड स्क्रीन आर प्रॉपर. सो लास्ट क्लास में समराइज किया था क्या पढ़ाया उससे पहले. देन रेडिएशन के बारे में बात की थी. स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ एक इम्पोर्टेंट लॉ है. और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन इज दिस. इमिसिविटी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर आपने जनरल बॉडी के लिए इसका डेफिनेशन बनाया. सो जनरल बॉडी के लिए डेफिनेशन आता है. किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स. दैट मींस ई और ए की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए किसी भी मटेरियल के लिए बराबर रहती है. उसके बेसिस पर आपने एब्जॉर्प्शन का रेट कैलकुलेट कर लिया. एंड देन आफ्टर आपने नट सेल में निकाला कि कितना हीट जाएगा. और अगर हीट लॉस पता चल जाता है तो हम इससे रिलेट कर लेते हैं कि टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ने वाला है. सो रेट ऑफ कूलिंग भी यहाँ से कैलकुलेट करके आते हैं. ये जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन. देन आफ्टर इससे रेट ऑफ कूलिंग एक फॉर्मूला बनता है. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है. इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूटन का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने बोला कि जब टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. और इस सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको रेट ऑफ कूलिंग इस तरह से निकाला जा सकता है. हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. वी हैड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. सो minus dt by dt is indicating cooling rate, and that's directly proportional to the temperature difference. Means more the temperature difference, faster will be the cooling, and less the temperature difference, slower will be the cooling. और उसके बेसिस पर आपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की क्वेश्चंस को डील किया. एंड फिर अगर आप प्रॉपरली मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाता है. इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम टी को एवरेज ले लेते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल यानी चेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस लगाते हैं, अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं, एक आंसर आ जाता है. बेसिकली दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों में डिवाइड करेंगे, के एलिमिनेट हो जाएगा. जब कभी आप ऐसा कर रहे हो इस बात का ख्याल रखना कि ये जो के है सेम बॉडी के लिए सेम रहता है, सेम बॉडी और सेम एनवायरनमेंट के लिए सेम रहता है. अगर आपने एनवायरनमेंट चेंज किया तो के चेंज करेगा, बॉडी चेंज किया तो के चेंज करेगा. फिर एक क्वेश्चन लिया था और अपने आंसर ही बता दिया था. अब हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड. इसी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते, फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में जाएंगे. अभी तक हम लोगों ने हीट ट्रांसफर में देखा कि जो हीट ट्रांसफर होता है that heat transfer takes place because of three modes or in three modes. One was conduction. We got the formula of conduction. dq by dt is equal to minus ka dt by dx. So this is the conduction way of heat transfer. और conduction solid bodies पर होता है जिसमें molecules move नहीं करते हैं, rather वो vibrate करते हैं और heat को transfer करते हैं through collisions. फिर आपने कन्वेक्शन के बारे में लर्न किया. ये आपको ग्रेजुएशन में भी काम आएगा. कन्वेक्शन में आपने देखा है कि मॉलिक्यूल्स खुद हीट को कैरी करके जाते हैं वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पर, और इस तरह के मोड को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं. इसका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आया दैट वाज अगेन सिमिलर टाइप H8T माइनस और T1 माइनस T2. इसको अगर हम लोग ये जनरल फॉर्मूला लिखा था, अगर स्टेडी स्टेट पर लिखते हैं तो ये स्टेडी स्टेट पर भी इस तरह से रहता है, T1 माइनस T2 लिखा हुआ है. सो पॉइंट इज कि कंडक्शन में जो टेम्परेचर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कन्वेक्शन में भी ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है. रेडिएशन में अपने को पता चला था dq by dt की जो वैल्यू थी दैट वाज सम कांस्टेंट टाइम्स, और ऐसा लिख सकते हैं E सिग्मा A T रेस्ट टू पावर 4 माइनस T नॉट रेस्ट टू पावर 4. यहाँ पर T1 को T लिखा जा सकता है, T2 को T नॉट लिखा जा सकता है. तो इस तरह से रेडिएशन पे चलता है. सपोज के लिए कोई बॉडी एनवायरनमेंट पे रखी, जैसे आपको कप ऑफ टी है और उसको कूलिंग का टाइम पता करना है, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो हम लगा सकते हैं. कैसे लगा सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा एलेबोरेशन मैं कर देता हूँ.
सपोज कर लीजिए कोई कंटेनर या बॉडी है, या इस तरह की बॉडी पकड़ लेते हैं, इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के। सो यहाँ से एक तो ये कन्वेक्शन चल रहा होगा, कन्वेक्शन, और दूसरा इससे रेडिएशन जा रहा होगा, रेडिएशन। इसके टच में कोई और बॉडी नहीं है तो फिर वो कंडक्शन नहीं हो रहा होगा। टोटल अगर अपने को लॉस पता करना है तो इससे लॉस पता करना होगा कि कन्वेक्शन से कितना हो रहा है, और इससे पता करना होगा कि रेडिएशन से कितना हो रहा है। आपको पता है जो कन्वेक्शन के थ्रू होता है उसका फॉर्मूला आता है HAT-T0, और रेडिएशन के थ्रू अगर आप पता करेंगे सो स्टीफेंस के अकॉर्डिंग तो ये, तो स्टीफेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो T⁴ लगेगा। तो फिर इस पे आपस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, जबकि ये पावर्स पे डिफरेंस कर रहा है। सो अगर न्यूटन्स का अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाएं जो भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तो कुछ ऐसा आया था, नंबर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, E4 टाइम्स E सिग्मा A T0 क्यूब, और ये T-T0 बना था। सो U1 भी T-T0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, U2 भी जा रहा है। सो टोटल रेट ऑफ अगर लॉस पता करना हो, सो नेट हीट लॉस और रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट टाइम। क्या इसकी वैल्यू अगर U लिखते हैं तो हम U1 प्लस U2 लिखने चाहेंगे। दैट मीन्स दोनों कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। सो ये कर सकते हैं। इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका dQ/dt है। सो दिस विल बी लाइक, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये कुछ K1 टाइम्स T-T0 रहा होगा, ये कुछ K2 टाइम्स T-T0 रहा होगा, जहाँ पर K1 K2 कांस्टेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। So we can write it as a K1 plus K2 times T-T0, और इसी को फिर आप लिख सकते हो माइनस MS dt/dt, क्योंकि टोटल लॉस पता चला तो इससे इक्वेट करा दिया गया। पॉइंट इज कि यहाँ से भी आप देखोगे जो dt/dt आने वाला है उसकी वैल्यू आएगी कुछ कांस्टेंट, फिर कुछ अनदर कांस्टेंट डिवाइड बाय कुछ और कांस्टेंट बॉडी से रिलेटेड, और ब्रैकेट में T-T0। So ultimately it converts into minus dt/dt, which is equal to minus this K times T-T0। क्या इस फॉर्मूले को हम लोग अभी यूज कर चुके हैं ऑलरेडी? यस। सो बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है दैट कैन इंक्लूड बोथ heat loss because of radiation and because of convection. Particularly the type of question जो हम लोगों ने किए वो रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों को इन्वॉल्व करते हुए भी करेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि हमने एक ही बॉडी को दो बार कंपेयर किया हुआ है। तो इसीलिए जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें K1 हालांकि इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये K की वैल्यू अलग होगी, और जो केवल रेडिएशन में देखा था उसका K अलग था। बट सिंस हम लोग जिस तरह के क्वेश्चन डील कर रहे हैं उसमें K कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो फिर ये परफेक्टली वैलिड है दोनों टाइप ऑफ हीट को यूज करते हुए। सो पॉइंट इज कि दिस फार्मूला हैज मोर वैलिडिटी और मोर यूज फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, इसलिए हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। कॉपी कर लीजिए। और अगर इसके साथ साथ कभी उसने एक ऐसा लगा दिया, रॉड लगा दिया, और वहां से भी हीट लॉस हो रहा है, तो जिस तरह से आपने U1 लिखा, U2 लिखा, तो यहाँ से एक U3 भी लिखेंगे। U3 के लिए कंडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखोगे ये भी T1 माइनस T2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो भी हम ये फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और फिर अगर कुछ चेंजेस होंगे तो अकॉर्डिंगली उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर कोई कंसर्न आ रहा है तो आपको पूछना है, नहीं आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर वो कंडक्शन कन्वेक्शन का एक ही फॉर्मूला कैसे, वो K1 प्लस K2 है ना, और दूसरा तो बस K ही है। कंडक्शन कन्वेक्शन का एक ही फॉर्मूला कैसे? कन्वेक्शन और रेडिएशन कन्वेक्शन का ये फॉर्मूला होता है, राइट? इसमें हम H और A को कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। सो क्योंकि H तो कन्वेक्शन कांस्टेंट होता है ऑलरेडी, और अगर एक बॉडी आपने चूज कर लिया तो उस बॉडी का सरफेस एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम लोग K1 लिख सकते हैं।
रेडिएशन के केस में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? रेडिएशन के केस में हम लोगों ने ये बोल्ट्जमैन स्टीफेंस लॉ नहीं, ये जो स्टीफेंस लॉ है ना, उसको नहीं लिखा हुआ है, रादर न्यूटन्स का सिंपलीफाइड वर्जन लिखा हुआ है। सर नहीं, मैं बोलता कि ये जो कांस्टेंट है वो k1 प्लस k2 है, और जो पहले जो था मतलब बस रेडिएशन के लिए, तो वो तो k था ना। एग्जैक्टली। सो वही मैंने अभी बताने की कोशिश की। अब इसको अगर केयरफुली सुने तो मैंने ये बोला कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते कि एक बॉडी 80 से 60 पे जाता है, फिर 60 से 40 पे जाता है, तो पहले में इतना टाइम लगा तो दूसरे में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए ये k हो या k1 प्लस k2 हो या k3 हो या k5 हो, ये तो कांस्टेंट्स है ना, दो इक्वेशन में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि ये k और इससे पहले वाला k अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, इसको आप कुछ और नाम दे दो, k डैश नाम दे दो, सो दे आर डिफरेंट। लेकिन जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तो ये कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और या फिर जो कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन से निकल के आएगी तो हम उसको यूज करेंगे फर्दर उसी क्वेश्चन में। सो ये के और इससे पहले वाला के बराबर डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मेट तो वही है। ये फॉर्मेट क्या कर रहा है? रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सो कंपैरेटिव क्वेश्चन तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं। हाँ, मैंने ये भी बोला आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम रेडिएशन सबको यूज कर रहे हैं तो फिर ये के अपना अलग रहेगा। इस पे इस ओरिजिनल के जो K2 हमने पहले यूज किया था, ये नंबर हमारा के हुआ करता था, इसमें MS भी डिवाइड करके के पकड़ते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये HA भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या लेना है। जनरली वो के की वैल्यूज पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि के कैंसिल आउट हो जाएगा दो इक्वेशन से। आइडिया जो फोकस है इस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर है कि स्टीफेंस के लॉ को अगर हम यूज करते हैं तो फिर दोनों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ज्यादा कैलकुलेटिवली इजी है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चंस कैसे करने हैं जो लास्ट क्लास में किया था एग्जैक्टली आपको वही फॉलो करना है, दैट्स ऑल। एक और पॉइंट था इससे रिलेटेड, दैट्स कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। Last slide. Okay, I'm going back there. That is the last slide. ये काइंड ऑफ समरी है, और ये थोड़ा सा एडिशनल है जिसमें हम लोग कन्वेक्शन और रेडिएशन रादर दोनों से हीट लॉस जो होता है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे, जैसे आपका कप ऑफ टी वाला है, लाइक कि आपका टी कितने टाइम में कितना ठंडा होगा, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको ये पता हो कि किसी टेम्परेचर से किस टेम्परेचर आने का टाइम क्या है, तो अगले टाइम के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में कितना टाइम लेने वाला है किसी टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए। और क्यों? क्योंकि जब आइस के बारे या कोई भी बारे में बात करेंगे, जो बॉडी होगी अपनी फिजिकल लाइफ में, तो वो रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस कर रहा होगा, कन्वेक्शन के थ्रू कर रहा होगा। अगर आपको आपने उसको किसी के साथ कनेक्ट में नहीं रखा है, तो अगर कनेक्ट रखा है तो फिर वो कंडक्शन भी इन्वॉल्व करेगा। नो, हीट लॉस हीट से रिलेटेड या रेडिएशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट छोटा सा लॉ है, काफी इम्पोर्टेंट है, और जनरली क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल रहते हैं। आप देख करके आंसर दे सकते हो विद इन सेकेंड्स। क्या मीनिंग है इसका वो समझाता हूँ मैं पहले, फिर स्टेटमेंट जैसा कुछ। लेट्स अपने पास एक बॉडी है, और ये बॉडी हीट को रेडिएट कर रहा है। अगर इसका टेम्परेचर T है, किसी सराउंडिंग में है जिसका टेम्परेचर T0 है, तो डेफिनेटली ये हीट को लॉस करेगा। और ये जो हीट लॉस है वो रेडिएशन है, थ्रू रेडिएशन। कन्वेक्शन और कंडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट आएगा। रेडिएशन हमेशा रहता है, रेडिएशन के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत भी नहीं होती है मीडियम की, तो कहीं भी बॉडी आप रखोगे रेडिएशन विल ऑलवेज बी देयर। सो जब ये रेडिएशन निकलता है तो रेडिएशन में बेसिकली एनर्जी होती है, हीट होती है। हीट इज एनर्जी। हम लोगों ने ये भी बात किया था, जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडिएशन एज अ हीट और एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इंफ्रारेड रीजन में जनरली पाए जाते हैं। एनीवे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ये वेव है। अगर ये वेव है तो इनके पास वेवलेंथ भी आएंगे, और वेव के पास वेवलेंथ होता है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो वेव्स रेडिएशन आ रहा है, कि क्या वो सिंगल वेव का होता है, उसमें मल्टीपल वेवलेंथ होती है। तो आप पाओगे कि अगर इनको आप ऑब्जर्व करो, स्पेक्ट्रम बनाओ और चेक करो एनर्जीज को लेकर के, तो आप पाओगे कि दे आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेवलेंथ्स। इट्स नॉट अ सिंगल वेवलेंथ, दे आर डिफरेंट, देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। सो बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, और हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग अमाउंट की हीट होती है। सो वेवलेंथ और हीट एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम लोग वेव से लिंक कर रहे हैं। वेव के पास वेवलेंथ होते हैं, तो अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं, तो अलग अलग अमाउंट की हीट कैरी करता है रेडिएशन। अगर हम इसको प्लॉट करें कि किस वेवलेंथ के पास कितना एनर्जी है, तो अपने को ये पता चलेगा कि उस पूरे हीट में या रेडिएशन में कुछ ऐसा वेवलेंथ होगा जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। उस पूरे एनर्जी में, कलेक्शन में, सर्टेन वेवलेंथ एनर्जी विल बी मैक्सिमम, और कुछ ऐसे वेवलेंथ होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कम होगी, कुछ के और कम होगी, किसके लिए और कम होगी। तो उसका एक वेरिएशन है, उसको प्लॉट किया जाता है। दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड जॉब, और इसको किया जा सकता है, किया गया है। उसको प्लॉट करने के बाद एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को इन्होंने मैथमेटिकली लिखा है, और उसी मैथमेटिकल के बेसिस पर हम आंसर देते हैं। ये जो एनर्जी होती है, जैसे अगर हम ई बोलते हैं एनर्जी, तो वो करस्पॉन्डिंग टू बेसिकली जिस इससे जो भी हीट या रेडिएशन आ रहा है, उसकी अगर टोटल एनर्जी बोलेंगे तो उसमें सभी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट आएगा। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ ताकि लैंग्वेज से आप थोड़ा सा यूज टू हो पाए। ऐसा लिख सकते हैं कि रेडिएशन दैट इज हीट, यहाँ पे रेडिएशन का मतलब है एनर्जी, हीट एनर्जी इज collection of several or collection of energies corresponding to several wavelengths। इसको हम दूसरे टर्म में ऐसा कह सकते हैं, बहुत सारी वेव्स होती हैं, और उन वेव्स के कलेक्शन को हम टोटल एनर्जी कहते हैं। और हर वेव के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होती है, क्योंकि हम लोग वेव में पढ़ चुके हैं, हर वेव के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है, और हर एक वेव का अपना वेवलेंथ होता है। सो बहुत सारी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज रहती है, उनके टोटल कलेक्शन को हम रेडिएशन या टोटल एनर्जी कहते हैं। सिंस यहाँ पे एनर्जी और वेवलेंथ का एक रिलेशन चल रहा है, इसलिए एक स्पेक्ट्रल एनर्जी जैसा टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, जनरली ई लैम्डा लिखते हैं, और स्पेक्ट्रल एनर्जी इसको बोल देते हैं। ई लैम्डा स्पेक्ट्रल एनर्जी, इसका मीनिंग होता है दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ। So this is defined as energy or heat per unit wavelength. So इसका मतलब ये जो ई लेमडा है, दैट मीन्स लेमडा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ई लेमडा इज बेसिकली डी टोटल एनर्जी डिवाइड बाय डी लेमडा, एनर्जी पर यूनिट लेमडा, इसको ये बोलते हैं। देन आफ्टर यूल फाइंड कि इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू ई लेमडा इंटू डी लेमडा। Then after you can go for the integration. So total energy का ये expression बन जाता है, E lambda into D lambda। इस पर बेस भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि टोटल एनर्जी को स्पेक्ट्रल एनर्जी से कैसे लिंक करते हैं। कॉपी कर लीजिए, और ये सिंबल्स का जो मीनिंग है उसको समझ लीजिए। फिर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में करते हैं। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं है, ये इससे रिलेटेड एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट है जिसको आपको समझना होता है। यहाँ पर E क्या इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में मैं लिख देता हूँ, सो दैट यू कैन रिमेम्बर कि E क्या इंडिकेट कर रहा है। E इज बेसिकली टोटल रेडिएशन एनर्जी, E इज टोटल रेडिएशन एनर्जी और हीट।
ओके, इनकेस आपने कॉपी कर लिया है तो मैं फिगर में थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ सो दैट कि अगर आप का लिंकेज थोड़ा टूट रहा है तो उसको भी आप कैच कर सकते हो। ये जो रेडिएशन एनर्जी, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ये एनर्जी निकल रहा है, एक ये एनर्जी निकल रहा है और ये भी एनर्जी निकल रहा है, इस तरह से इनफाइनाइट एनर्जी निकल रहा है। दिस एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1, सो किसी वेवलेंथ लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग है। दूसरा एनर्जी जो आ रहा है वो किसी लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग है, ई लेमडा 2, लेमडा इज सब्सक्रिप्ट है। और ये दिस एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू अनदर लेमडा 3, नेक्स्ट एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू अनदर लेमडा 4, इस तरह से चलते हुए करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेमडास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आती है और इन्हीं सभी का कलेक्शन को टोटल रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं, एज सिंपल एज एनीथिंग। नाउ इनको अगर हम प्लॉट करते हैं लेमडा के साथ तो अपने को ये पता चल जाएगा किस लेमडा के करस्पॉन्डिंग कितना स्पेक्ट्रल एनर्जी अवेलेबल है। सो उसका प्लॉट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाते हैं। और इस प्लॉट में हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं ई लेमडा को और इस एक्सिस पर प्लॉट करने वाले हैं लेमडा को। तो अब इन पैरामीटर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। दैट इज द वेवलेंथ and that is the energy corresponding to that wavelength. This is not the total energy. जब इसको प्लॉट किया गया तो एक कर्व मिला, वो कर्व कुछ ऐसा आता है रफली। सो इस कर्व को अगर आप देखते हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं कि अगर आप ये वेवलेंथ देखते हो लेमडा 1 लेट्स से, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी आएगी ई लेमडा 1। सो लेमडा 1 वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन में हीट है उसकी एनर्जी ई लेमडा 1 से गवर्न हो रही है। फिर किसी दूसरे के लिए दूसरा एनर्जी, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट एनर्जी और नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट एनर्जी। इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो एनर्जी वैरी कैसे कर रहा है लेमडा के रिस्पेक्ट में। जब आपका लेमडा पहले बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज पर ये वैल्यू पर ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद अगर आपने वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो फिर एनर्जी का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन द टोटल रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ एनी बॉडी, radiation depends on the wavelength and particular to one wavelength there is a maximum energy involved. So ये दो नंबर हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं इसको प्रॉपर्ली बना देता हूँ। सो अपने लिए दो नंबर होंगे, एक वो जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी वो वेवलेंथ, तो इसको हम लोग इंडिकेट किया करेंगे लेमडा मैक्स एम। लेमडा एम का मतलब हुआ दिस इज लेमडा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी और ये उसके लिए एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम एनर्जी। ना कोई भी बॉडी अगर हीट को, जैसे प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, ये बॉडी कितना रेडिएशन देगा इस बात पे डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर कितना है। और अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा तो फिर अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन आने वाले हैं। दैट मीन्स रेडिएशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये जो प्लॉट बनाया गया है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, एक गिवन टेम्परेचर पर है। अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो ये ग्राफ हमारा बदल जाएगा। राइट, सो ये जो टेम्परेचर है और ये जो लेमडा एम है, इन दोनों को लिंक करते हैं वेन्स और इससे रिलेटेड एक लॉ बनता है जिसको हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। इस लॉ में क्या बोला गया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो T into lambda m remains constant। डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। This law is known as Wien's displacement law। इसको अगर कभी लैंग्वेज वाइज लिखना हो तो हम ये लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी, इन दोनों का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहाँ इस पे जो टर्म्स उनका नाम मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ और ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। यहाँ पर T क्या है? T is a temperature of the body in absolute terms in Kelvin और lambda m is indicating wavelength
corresponding to maximum radiation energy and B is a constant. हाँ, B कांस्टेंट रहेगा सभी टेम्परेचर के लिए, सो B की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसका यूनिट क्या होगा B का? आप देखोगे कि लेमडा का यूनिट लेंथ वाइज रहेगा और इसका केल्विन में आएगा। सो B की वैल्यू को हम लोग याद रख सकते हैं। B की वैल्यू आती है 0.283 और 0.28 और 0.3 भी ले सकते हो, 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। सो दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और फिर कंसर्न है तो आपको और रेस करना है। अगर कुछ डाउट्स ऐसा आता है फिर इसके एप्लीकेशन भी देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर ये जो वेवलेंथ है मैक्स रेडिएशन एनर्जी वाली, वो मिनिमम रहेगी क्या सबसे? नहीं, वेवलेंथ तो कोई भी होगी उसके बीच में होगी। तो वेवलेंथ इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। वेवलेंथ इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। सो स्टार्टिंग की वेवलेंथ इधर होंगी, उससे ये बड़ा होगा, बाहर बाद की वेवलेंथ यहाँ होगी, उससे ये छोटा होगा। सो ये बीच में कई नंबर लाई करता है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सर इसमें वो प्लैंक्स वाला जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं हो सकता क्या? किसमें? वो प्लैंक्स का फॉर्मूला फोटॉन्स वाला बात करो, एच बाई लेमडा। एच बाई लैम्डा, यस सर। एच बाई लेमडा यूज होता है और एच बाई लेमडा आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितना एनर्जी, एक फोटॉन्स के पास कितना एनर्जी है। और ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो पूरे रेडिएशन का एक साथ प्लॉट किया गया। तो उस रेडिएशन में वेवलेंथ के साथ पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, पर यूनिट वेवलेंथ कितनी होती है। सो ये जो क्या है, ये टोटल एनर्जी नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल एनर्जी है। और उसका वेवलेंथ के साथ प्लॉट है, वो इस तरह से आता है। अगर आपको कभी इंडिविजुअल फोटोन के बारे में पूछता है कि उसके पास अगर वेवलेंथ इतना है तो एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी उसका, वो हम बता सकते हैं एच बाई लेमडा से, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में प्लैंक्स वाला फॉर्मूला लगता है, एच बाई लेमडा। ओके सर, डज बी हैव अ नेम और जस्ट अ कांस्टेंट? बी इज जस्ट अ कांस्टेंट। सो बी को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, सॉरी, बी को हम विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोल सकते हैं और सिंपली कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसको आपको यूज करना है और अपना आंसर बता देना है। ना इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। Sir, यस sir, the energy related with this would be directly proportional to the temperature, right? The एनर्जी रिलेट total energy. No, that's the Stephen's law tells us it's directly proportional to the temperature raised to power 4. Because these are the radiation energy, right? And we have already talked about radiation energy का जो rate of emission होता है वो temperature पे कैसे depend करता है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने जितना रेडिएशन कलेक्ट किया, जितना भी रेडिएशन कलेक्ट किया, उसको फिर वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, और फिर उसको प्लॉट किया। और तब आप देखोगे कुछ इस तरह का आपका प्लॉट मिलता है। ये बताता है कि इनिशियली अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज होती है, स्पेक्ट्रल एनर्जी होती है, वो बढ़ती है। मैक्सिमम एक के करस्पॉन्डिंग मिलती है, इसके बाद फिर डिक्रीज करता है, फिर इसके बाद फर्दर फ्यूचर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी नहीं होती है। यानी फिर वो हीट वाले रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रल होता है उससे बाहर निकल जाता है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कुछ विजुअल रेज होते हैं, लाइट होती है जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, विजुअल रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है।
फिर इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, इस तरह से होता है। जो हीट है, हम लोग हीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीट इंफ्रारेड जोन में पाया जाता है। तो इंफ्रारेड जोन का वेवलेंथ का एक रेंज होता है, तो जो रेंज है उसी रेंज में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग विजुअल रेंज में प्लॉट करेंगे तो वो फिर हीट नहीं कहलाएगा, फिर वो लाइट कहलाएगा। सो कहीं ना कहीं जाकर के ये वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फिर ये एनर्जी का जीरो हो जाना होता है। इसका मतलब है उस वेवलेंथ से रिलेटेड कोई भी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो हीट का काम कर रही है, नाइदर लेस देन और स्मॉल नंबर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। तो इसलिए इसको जनरली हम बेस से ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से नहीं। चलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपको ऐसा बोलेगा कि लैम्डा एम की वैल्यू दे देगा, that means wavelength corresponding to a particular corresponding to maximum radiation is this, find the temperature of the body। अब इसकी वैल्यू रखो, इसको रखो, बी को रखो, आप आंसर बता दोगे। सिमिलरली टेम्परेचर देकर के आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि उस हीट रेडिएशन में सबसे ज्यादा इमिटेड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा। सो सबसे ज्यादा एनर्जी इमिशन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम लैम्डा एम कहते हैं। तो बेसिकली इसी वेवलेंथ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक रेडिएशन में बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं, लेकिन ये वेवलेंथ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस का है, खास इंपॉर्टेंस का है। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम रहती है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो ग्राफ से पूछता है। जनरली कपल ऑफ ईयर बैक उसका जेई का ये रूल हो गया था, एक क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड डालना है और आपको बताना है कि क्या टेम्परेचर, क्या वेवलेंथ, उससे रिलेशन करना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन दोनों को दे देता हूँ और दोनों टाइप के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, इसका और भी एप्लीकेशन है, जैसे एग्जांपल में पिक कर लेते हैं। आप लोग जानते हो कि हम लोग मार्स का टेम्परेचर बता देते हैं, किसी प्लैनेट का टेम्परेचर बता देते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट हम किसी स्टार का भी, गैलेक्सी का भी टेम्परेचर बता देते हैं यहाँ पर बैठ करके। सन का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं यहाँ पर बैठ करके। सो हाउ इट इज फीजिबल कि आप यहाँ पर हो, सन का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो एज अ लेमैन, कॉमन स्टूडेंट की तरह से आप सोचोगे तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब ना। तो ये जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ये वन ऑफ द मेथड है जिससे आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए, सभी बॉडी से रेडिएशंस आते हैं, आपको रेडिएशंस को मेजर करना होगा। रेडिएशंस को मेजर करके, उनकी एनर्जी को मेजर करके आप उसको वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे ही ग्राफ बनाएंगे तो आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी आ रही होगी, मैक्सिमम रेडिएशंस आ रहे होंगे। दैट मींस यू विल गेट टू नो व्हाट इज द लैम्डा एम। एक बार आपको लैम्डा एम पता चल गया, विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, तो इससे टी पता चल जाएगा। टी का मतलब दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जो बॉडी जहां से वो रेडिएशन आए हुए हैं उस बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो हम किसी स्टार का, किसी गैलेक्सी का या किसी भी फार अपार्ट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लैबोरेटरी में बैठ करके मेजर कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू मेजर द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ दैट बॉडी। So let's say I'm framing a question similar type. It says कि find the temperature of a star if the radiation has maximum energy corresponding to, simple number देगा, 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। सो अगर 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएशन की मैक्सिमम मिला हुआ है, तो अपने को टेम्परेचर बताना उस बॉडी का। इसे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन फ्रेम किए, कैसे यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। ट्राई कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला वैल्यूज रखना है, आंसर आ जाएगा। Five 640 Kelvin
ओके कुछ पावर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, अब ट्राई करो, दैट्स गुड थिंग। अब बोलोगे कि इसको आपको पता क्या है? अपने को पता है लैम्डा एम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एंगस्ट्रॉम में। आप चाहो तो इसको मीटर्स में लिख सकते हो, सेंटीमीटर्स में लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। सो अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये अगर 10⁻⁻10, अगर मीटर्स में लिखना चाहें -8 कर लो, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहो। सेंटीमीटर में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बी की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में यूज कर रखी है, आप चाहो तो मीटर में यूज कर सकते हो, टोटली चॉइस इज योर्स। एंड बी की वैल्यू अपने को पता है 0.828 लिख सकते हो, 282 भी लिख सकते हो अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करना है। ये सेंटीमीटर केल्विन होती है, ध्यान देना है। मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। फिर इसके बाद में अपने को क्या करना है कि टी पता करना है, तो टी का फॉर्मूला आएगा बी बाई लिम्डा मैक्स 282 डिवाइड बाई दिस थिंग दैट इज 5000 into 10⁻⁻8। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, केल्विन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप 3 को एलिमिनेट कर सकते हो, सो ये बनेगा 5, ऊपर ले जाओगे तो 2 8 2 3 3 6 चला जाएगा, 2 और बचेगा, डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, दीज मैनी केल्विन्स। अब ये जो नंबर है इजीली डिवाइड किया जा सकता है। सो अब लोग कितना होता है 5, यस, सो 5 देन यू विल हैव 3, सो इट विल बिकम 6 2 4 देन 0। सो उस बॉडी का टेम्परेचर इतना रहा होगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी केयरफुल करनी होती है, और फिर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, उसको आपको मार्क कर देना। सो किसी भी स्टार या बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो अगर आप उसकी स्पेक्ट्रल एनर्जी मेजर कर सकते हो तो। और वी हैव इंस्ट्रूमेंट जिससे इजीली मेजर किया जा सकता है स्पेक्ट्रल एनर्जी को नाउअडेज। एक और क्वेश्चन में देता हूँ इसी पर। सपोज कर लीजिए आपको ऐसा बोलता है कि ग्राफ दिया गया, इनफैक्ट 2 ग्राफ दिए गया, और ये जो पहला ग्राफ प्लॉट किया गया वो T1 टेम्परेचर पर है, दूसरा ग्राफ जो प्लॉट किया वो T2 टेम्परेचर पर है। इसका जो पीक 1 है वो लेम्डा मैक्सिमम ऑफ 1 है, और इसका पीक ये 2 है। फर्स्ट वाला बॉडी 1 है, दूसरा वाला बॉडी 2 है, या फिर एक ही बॉडी के अलग अलग टेम्परेचर पर है। तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करके बताया गया। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है T1 इक्वल टू T2। नेक्स्ट ऑप्शन है T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। नेक्स्ट ऑप्शन है T1 शुड बी लेस देन T2 एंड एनी ऑफ देम कैन बी फीजिबल, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। सो अगर आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए और फिगर को देख करके आपसे पता करना हो कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कौन सा टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा T1 T2 में से, तो क्या हम बता सकते हैं? सी ऑप्शन, सी, एक बी ऑप्शन भी आ रहा है। सो सिंस अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग ग्राफ बनाया गया है, इसका मतलब वो सेम टेम्परेचर नहीं होंगे, क्योंकि सेम टेम्परेचर में सेम अमाउंट का रेडिएशन एमिट करता है, तो उसका कंपोजिशन भी सेम रहेगा। सो बी और सी में मोस्ट लाइकली होना चाहिए। अब बी और सी आप लोग बोल रहे हो, सी मेजॉरिटी है, सो हम लोग चेक कर सकते हैं। अपने पास क्या आइडिया है? सिंपल सा आइडिया है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, T into lambda m remains constant। नाउ कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। अच्छा, टी के बारे में पता करना है। टी के बारे में हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं बता सकते हैं, तो क्या लेम्डा एम के बारे में बता सकते हैं? लेम्डा एम के बारे में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सिस में इस तरफ जाने पे बढ़ता है नंबर,
तो अपने को पता है सिंस lambda m1 इज ग्रेटर देन lambda m2, ये अपने को पता है। सो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं, क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि कांस्टेंट आना है प्रोडक्ट को, तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलर आएगी, T2 की वैल्यू ज्यादा आएगी। So T1 should be smaller, T2 should be larger। और फिर अपने पास 4 ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को पिक कर लोगे, दैट इज सी ऑप्शन। दैट मींस T1 is at higher temperature, T2 is at a low T1 is at lower temperature, T2 is at higher temperature, वो हम बता सकते हैं। सो उसको बताने के लिए वेवलेंथ को रीड करेंगे, फिर इस मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ को लगाएंगे, और उन दोनों को यूज करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से चल रहा है। कई बार वो एरियाज के बारे में बात कर सकते हैं कि एरिया कैसे चल रहा है, किसका एरिया क्या है। जैसे आपसे बोला जाए कि 1 और 2 में कौन सी बॉडी ज्यादा रेडिएशन इमिट कर रहा है, टोटल रेडिएशन किसके ज्यादा आएंगे 1 और 2 में से। तो टोटल रेडिएशन के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर अपने को टोटल रेडिएशन पूछता है, टोटल रेडिएशन एनर्जी और रेडिएशन, तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसा निकाला था हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा। व्हाट दिस इंडिकेट्स, यू नो वेरी वेल। ई लैम्डा और लैम्डा के ग्राफ में अगर हम इंटीग्रेशन ये करेंगे तो क्या वो एरिया को इंडिकेट करेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि ऊपर वाले का एरिया ज्यादा है अंडर द ग्राफ, नीचे वाले का एरिया कम है अंडर द ग्राफ। यस, तो कौन सा ज्यादा रेडिएट करेगा, जिसका ज्यादा एरिया होगा, तो ये टोटल रेडिएशन आ जाते हैं। सो दैट्स एरिया अंडर। एक बार एडवांस में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा था और टोटल रेडिएशन एनर्जी को कंपेयर कराया था उसने, तो हम एरिया को देख करके कर सकते हैं। एरिया अंडर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ, और यहाँ पर सेकंड का एरिया ज्यादा होगा, और लॉजिकल भी है, सेकंड का एरिया ज्यादा है क्योंकि सेकंड का टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन ज्यादा होता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका रेडिएशन भी ज्यादा होता है। So total radiation energy will be higher of second of T2 temperature, as T2 is more. Moreover, you can think in terms of area under the graph as well. So ये means displacement law से related points हैं, इस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ पर आ सकता है, और डायरेक्टली आ सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज पर, आप हैंडल कर पाएंगे। अब ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से फॉर्मूला आया है, इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बहुत सारी स्टोरीज हैं उसके पीछे, वो अपने लिए यूजफुल नहीं है एज ऑफ नाउ, फ्यूचर में जरूर यूजफुल होंगे, तो जब टाइम आएगा तो आप उसको लर्न कर लेंगे। नाउ वी कैन गो अहेड। अभी तक हम लोगों ने हीट और हीट से रिलेटेड जितना भी स्टफ है वो कंप्लीट कर लिया है। सो हम लोग 1 मिनट का टाइम ले लेते हैं और हीट को कंसोलिडेट कर लेते हैं। हीट से रिलेटेड जितनी भी स्टोरी अपने लिए यूजफुल है सारा कवर हो गया। इसके बाद हम लोग केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाने वाला है। इस चैप्टर का नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, तो बेसिकली ये 2 ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स और रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हीट में अपने हीट और टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ट्रांसफर और डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सब पढ़ रखा है। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको ट्रबल कर रहा है या फिर आपको थोड़ा सा उस पर असिस्टेंस की जरूरत है, आप बोल सकते हो, मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अगर एवरीथिंग इज फाइन, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सर वो एक्सपेंशन में थोड़े से और कंसेप्ट्स थे ना, मतलब बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स एक्सपेंशन में इवन सर, वो अपरेंट एक्सपांशन सर। बायोमेटेलिक अब स्ट्रिप्स और वाटर। अच्छा, उस तरह के क्वेश्चंस पिक करने वाली बात है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि वो असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ, अभी तक शेयर भी नहीं किया है, आज प्रोबेबली कर दूंगा। थर्मल एक्सपेंशन के उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और वो सब क्वेश्चंस हैं, मतलब हम लोग क्वेश्चन जैसा डील करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसका डिस्कशन सैटरडे संडे को रख सकते हैं, कभी भी नेक्स्ट वाले को, एग्जाम से पहले, तो फिर उस तरह के क्वेश्चंस को उसमें हम पिकअप कर लेंगे। उस पर है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार मैं आपको मॉड्यूल दे देता हूँ, उसके क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लोगे फिर डिस्कशन कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, चलेगा। बायोमेट्रिक्स चीजें होती है, और भी होता है, इसको हम पंचिंग हॉल बनाते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं। एंड
उसी के साथ आपको कंप्लीट भी हो जाएगा। थ्योरी वाला पोर्शन जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी से ही लिंक होगा, हार्डली एनीथिंग न्यू। सर यस सर, जैसा हम ऑफलाइन में डाउट डिस्कशन रखते थे वैसा हम ऑनलाइन में क्यों नहीं रख सकते? कौन सा भी डाउट पूछेंगे बुक से। यू मीन टू से एक्स्ट्रा डे डाउट सेशन, इज दैट? यस सर, यस सर। ओके, कर सकते हैं इन केस आपके पास डाउट्स हैं, और वो संडेज को कर सकते हैं। बाकी सर से डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिजिक्स का हम लोग ऐसा कर सकते हैं संडेज को 1 आवर का, लाइक वट एवर द डाउट यू हैव अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल, और वो कोई भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हो, चलेगा। सो मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी कैन हैव दिस एज, क्योंकि अब जब तक ऑफलाइन नहीं खुल रहा है तो संडेज को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एक बार रिमाइंड जरूर करा देना अगर हम लोग नेक्स्ट संडे तक नहीं करते हैं तो। ओके, नॉट प्री प्लान डाउट सेशंस। ओके, मैं समझ गया, ठीक है। सो हम लोग उसको कर सकते हैं। इस थर्मो कमिंग इज नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पूरा लेने वाले हैं। थर्मो कहाँ तक कवर हो पाएगा वो अब पेस पर डिपेंड करेगा। अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर पूरा हो जाएगा। तो जितना हम लोग पढ़ेंगे सैटरडे तक, नेक्स्ट सैटरडे तक, इंटायर विल बी ऑन दी टेस्ट पार्ट। जेई मेन का जो अपकमिंग टेस्ट है उसमें हम लोग केवल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को ही रखने वाले हैं। तो क्योंकि करंट चलने वाला टॉपिक है और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। कैन यू प्लीज टेक मोर एग्जांपल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, वी कैन टेक इट लाइक, लेकिन अगर आप थोड़े समय तक वेट करें, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे, यू विल फाइंड कि इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग न्यूमरस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो हम लोग आगे चलकर उतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं डालेंगे। सीरीज एंड कॉम्बिनेशन का जिस तरह से हम लोग यहाँ पे रॉड्स का लगाते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर वे पर हम लोग रेजिस्टेंसेस का भी लगाते हैं। सो पूरा एनालॉगस है, एक को समझ जाओगे दूसरा इजीली समझ में आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसलिए हम लोग वेट कर ले रहे हैं क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने 10th में पढ़ा है, तो वो जल्दी आप ग्रास्प कर लोगे और जल्दी उस पर हम डीप लेवल पे चले जाएंगे। फिर आप दोनों को एक साथ लिंक कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन अगर आपको ट्रबल कर रहा हो तो फिर आप जरूर बोलिए, तो उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सिलेबस फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैंने आपको बता दिया है। वेव्स नहीं, वेव्स को नहीं रखते, वेव्स वी हैव डन इन द लास्ट 2 टेस्ट। सो अभी हम लोग हीट एंड थर्मो को ही रखते हैं, हाँ, इंक्लूडिंग केटीजी। जब हम लोग हीट एंड थर्मो बोलेंगे फिजिक्स में, तो हीट एंड थर्मो का मतलब पूरा थर्मल फिजिक्स, जहाँ भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग केटीजी। केटीजी में भी टेम्परेचर इन्वॉल्व रहता है। अब अभी हम लोग केटीजी करने वाले हैं। केटीजी उसका प्री वर्जन रहेगा, फिर हम लोग को थर्मो समझ में आएगा। गैसेस के बारे में समझेंगे, छोटा सा पार्ट है केटीजी, एंड इसके बाद में थर्मो के रूल्स उस पर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सो लॉजिकली केटीजी फर्स्ट, देन थर्मो। नेक्स्ट यू आर आस्किंग नेक्स्ट टेस्ट में वेव नहीं है ना? हाँ, नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको सुनने में आया है फिर आपको ग्रुप पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट में फिजिक्स में हम लोग थर्मल फिजिक्स रखने वाले हैं, हीट एंड थर्मो, including KTG, anything that we are studying starting from the heat chapter. Balance Wheatstone bridge, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको ब्रीफ में बोल देता हूँ। आपको रेजिस्टेंस जैसा दिखाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगाओ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाओ, और एक रेजिस्टेंस आप अगर इधर लगाते हो, इस कॉम्बिनेशन को, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, इंक्लूडिंग द मिडिल वन, ये जो मैंने रॉड जैसा लगाया ना, ये बताता है कि इनका वोल्टेज या टेम्परेचर जो है फिक्स है। तो ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर है, R1 है, ये R2। इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे, अभी आप इसको एज ए रिजल्ट याद रखते हो। इस पर क्या होता है कि अगर इफ रेशियो, आर्म्स का रेशियो, ये आर्म और इस आर्म का रेशियो सेकेंड आर्म के रेशियो के बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसका नाम है। बैलेंस कब होता है? जब ये कंडीशन फुलफिल होती है। ये बोथ वेज ट्रू है, अगर बैलेंस्ड होगा तो ये होगा, ये है तो बैलेंस्ड होगा।
एंड ऐसी कंडीशन में ये जो R5 है ना, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? नो करंट थ्रू R5, नो करंट थ्रू R5। सो R5 से कोई करंट नहीं निकलता है। इसका मतलब आप R5 को रिमूव कर सकते हो। तो R5 को हटा देंगे, हटा देने के बाद फिर ये दोनों सीरीज, बाकी दोनों पैरेलल, लाइफ आसान हो जाती है। अगर ये नहीं है रिमूव होता है तो टफ होता है। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट वाले चैप्टर में, सो यू कैन वेट टिल देन। नेक्स्ट टेस्ट में वेव नहीं आ रहा है, मैंने बता दिया। सर प्लीज डोंट कीप थर्मो सर, कैन यू कीप टिल KTG सिंस वी विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस मच ऑन थर्मो। ऐसा है क्या? फिजिक्स में जनरली ऐसा चल रहा है कि लाइक लास्ट मोमेंट तक जो पढ़ रहा है हम लोग उसी को सिलेबस में ले रहे हैं कपल ऑफ टेस्ट से। वो इसलिए थोड़ा सा कि ताकि आप पैरेलल चले, ज़्यादा बैकलॉग लेके ना चले, आपको फोर्स करने के लिए किया गया है वो। उसमें से कुछ लोगों पे पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा है कि वो टाइम के साथ आ रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, और अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो फिर हम उसको थर्मो को स्किप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। थर्मो के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यस, थर्मो के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक है। प्लीज एक मिनट, कहाँ चला गया चैट्स? प्लीज अपलोड an introductory video for second year syllabus like you did for LA first year. ओके, ये खत्म हो जाने के बाद मैं इसको बनाता है इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि किस तरह से आपको चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट करना है। और वो जो सीक्वेंस है, अगर आपके माइंड में वो एक फ्रेमवर्क बन जाता है, सो थिंग्स ग्रास्प करना इजी रहता है। विल डू दैट। थर्मो कैन बी केप्ट ऑन नेक्स्ट एडवांटेज। अगर मैं ऐसा करूँ कि लाइक बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस ना दूं, बेसिक टाइप थर्मो होगा तो चलेगा क्या? क्योंकि केटीजी पर अपने लिए फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थर्मो पे रहते हैं। केटीजी इज जस्ट लाइक सपोर्टिंग फॉर इट। सीरियल्स एक्सपेरिमेंट बताओ ना। जो अब एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने अभी नहीं किए, वी विल डू इज शॉर्टली, या बचे हुए टाइम पर लास्ट टाइम में हम सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ कर लेंगे। अभी हम लोग वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो अपने काम के रहते हैं मोस्टली, और जो अभी स्किप किए गए हैं या फिर उसके वजह दो हो सकती हैं। या तो वो लेस, बहुत ही लेस इम्पोर्टेंट होंगे, एग्जाम में उसका कोई खास रोल नहीं रहता है, और ऐसी चीजों को हम लोग बाद में समराइज कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टफ पर ही फोकस कर रहे हैं। तो सीरियल्स एक्सपेरिमेंट वी विल डू एट लास्ट, और जहां पर उसका कनेक्टिविटी बैठेगी। Yes, sir. This time we could not solve much questions in heat. In JEE advanced test, we had not practiced. Okay. ओके, ठीक है। तो हम लोग थर्मो को होल्ड कर सकते हैं, हीट एंड केटीजी तक रख लेते हैं, फिर हम हीट में अच्छे क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको। हीट आपने कर लिया है, हीट की प्रैक्टिस हो गई होगी, तो हीट एंड केटीजी कर लेंगे, चलेगा? आई थिंक अब आप थोड़े से हैप्पी हो जाएंगे। हीट एंड केटीजी एक्सक्लूडिंग थर्मो, सो और हीट और केटीजी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, स्केलर करेक्शंस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन शीट को हम लोग डिस्कस करेंगे सैटरडे और संडे को, जरूरत पड़ेगी 2 दिन भी ले लेंगे उसके लिए, और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार मैं शीट शेयर कर देता हूँ, उस पे काफी क्वेश्चंस रहेंगे भी, बाकी आपने बुक से भी किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। एक बार शीट का डिस्कशन हो जाएगा तो आपके बुक्स के जो बचे हुए डाउट्स होंगे उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। रिलेटिव और ये जो अपरेंट चेंज बताया था रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन का, उसको यूज करना होता है। आप चाहेंगे तो इसी संडे को भी हम लोग एक डिस्कशन सेशन रख सकते हैं।
एनीवे अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं केटीजी का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको आगे बढ़ेंगे। केटीजी का मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और गैसेस। तो हम लोग गैसेस के बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने हीट में देखा था कि आपने सॉलिड बॉडी से जो कंडक्शन होता है उसको भी रीड किया, स्टडी किया। फ्लूइड से लेकर के कन्वेक्शन और विदाउट मीडियम रेडिएशन भी देखा, वो हीट से रिलेटेड था। गैसेस के बारे में लोगों ने कभी और बात की थी जब फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था, तो माइनर पॉइंट्स बात किए होंगे। हालांकि फ्लूइड्स में हम लोग मोर फोकस थे लिक्विड को लेकर के। यहाँ पर हम लोग गैस पर एक्सक्लूसिवली रहने वाले हैं और पर्टिकुलरली गैस का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ कैसे चलता है उसको समझने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग गैस को समझते हैं, गैस होता क्या है और उसमें हमारे पास क्या क्या एजम्पशंस चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है वो 3 टाइप्स का रहता है। यस, वांट टू से समथिंग, यू कैन स्पीक। ओके, आपका साउंड नहीं आया, मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फेजेस जो है हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं और भी फेजेस होते हैं। सो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, आप n नंबर ऑफ डिफरेंस काउंट कर सकते हो। जैसे कि इनका अपना शेप और साइज फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप कंटेनर पे डिपेंड करता है। इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो शेप ना तो साइज। इनका मास फिक्स होता है और ये शेप और साइज कंटेनर का लेते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को लेकर के आप बात कर सकते हो, दे आर क्लोजली बाउंड टुगेदर और बहुत कम सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनमें रिलेटिवली ज्यादा होता है और गैसेस में काफी ज्यादा होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हो, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ये वीकली बॉन्डेड होते हैं, ये समवेयर इन बिटवीन होते हैं। इस तरह से कई सारे पॉइंट्स के बारे में आप बात कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली अपने को गैसेस के बारे में बात करना है। अच्छा, सॉलिड क्या होता है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक तरह से बाइंडेड टुगेदर होते हैं। तो अगर एक दो पार्टिकल्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सारे पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। लिक्विड को हम लोगों ने डीप पे डिटेल में डील किया था फ्लूइड वाले चैप्टर में। गैस इसको रखने के लिए आपको कोई कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉलिड को आप ग्राउंड पे रखो चलेगा। लिक्विड को रखने के लिए आपको कंटेनर की जरूरत पड़ती है, आप क्लोज लो ओपन लोगे चलेगा। लेकिन गैस के लिए आपको क्लोज्ड कंटेनर की जरूरत पड़ती है, क्लोज्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो एस्केप कर जाएगी। और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग गैस कहते हैं। आई मीन देख चाइल्ड्स पॉइंट्स हैं बट यस वी कैन टॉक अबाउट ना। अगर हमको गैस के बारे में बताना है, जैसे एक पार्टिकल या बॉडी, रिजिड बॉडी के बारे में बताना होता है, तो हम पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बात करते हैं, उसकी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, उसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, फिर डायनामिक्स में आते हैं, फोर्स, टॉर्क, इन सब के बारे में बात करते हैं। लिक्विड में अगर हमको बात करनी होती है तो फिर हम लोग बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करते हैं, प्रेशर से उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें प्रेशर हमारी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रहती है। सिमिलरली अगर गैसेस को हमको एक्सप्लेन करना है तो गैसेस के लिए उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे हम उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके, लाइक उसका टेम्परेचर जान सके, उसका साइज, शेप, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब। तो इसके लिए जो क्वांटिटीज हैं वो एक प्रेशर, जस्ट लाइक फ्लूइड में होता है तो इसका भी प्रेशर चाहिए होता है। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि इसका खुद का वॉल्यूम नहीं रहता तो ये वेरिएबल है, कंटेनर बदलेगा, स्पेस बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलेगा। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये मिलकर के डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट क्या है, यानी दैट मीन्स गैस किस पर्टिकुलर कंडीशन पर है, उसकी टोटल कंडीशन n सबसे डिसाइड होती है। साथ ही साथ हम लोग n भी यूज कर लेते हैं, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमारे पास क्लोज कंटेनर होगा, स्केप नहीं कर रहा है या फिर बाहर से गैस का इनकमिंग आउटकमिंग नहीं है, तो n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये नंबर हमारे वेरी करते रहते हैं। फिर आप जानते हो गैस को हम आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये है। तो अपने को ये समझना है कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है किसी गैस के रिस्पेक्ट में।
सो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गैस में हम जब कभी कोई पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आइडियल कंडीशन को पहले पिक करते हैं। तो आइडियल कंडीशन अगर हमने देखना हो तो आइडियल गैस के बारे में बात करनी होगी तो उसके लिए हम क्या क्या अजम्पशन लेके चलेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वी कैन राइट assumptions फॉर एन आइडियल गैस। एक बार हम लोग आइडियल गैस के बारे में समझ लेंगे तो फिर हम लोग रियल गैसेस के बारे में कुछ बता पाएंगे और उनको भी उनके लिए फॉर्मुलेशन कर पाएंगे। assumptions for an ideal gas. So अभी हमने देखा कंटेनर उसको फिल करते हैं, वो कंटेनर मैं फिर से बता देता हूँ सो दैट आपको विजुलाइज करना आसान रहेगा। और इस पर गैस फिल्ड है। गैस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट्स जस्ट लाइक अ मैटर एंड दे आर नॉट क्लोजली बाउंड, दे आर सेपरेटेड, दे कैन मूव हियर एंड देयर। सो किसी भी पार्टिकल को देखो, ये जो पार्टिकल है डायनेमिक कंडीशन में होता है। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स में उसमें मिल जाएंगे SCV में, या फिर मॉड्यूल शेयर किया जाएगा उसमें मिल जाएंगे। किसी भी पार्टिकल का ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो पार्टिकल के शेप का होता है, साइज का होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है बोलते हैं। सो वी कैन से कि इट इज कलेक्शन ऑफ very large number of particles, very large number of identical particles that are elastic in nature and very small spherical in shape. पहला assumption तो ये पार्टिकल्स के बारे में है कि हम लोग ये assume करके चलेंगे कि जो भी ये पार्टिकल है, these particles are in very large number, that means उसके नंबर यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर these particles are exactly identical, मीनिंग कि अगर आप सभी पार्टिकल्स को पढ़ना चाहते हो तो सभी को मत पढ़ो, किसी एक को पढ़ो, आप सभी के बारे में उसको कोरिलेट कर सकते हो। दे आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक कोलाइडिंग आइडेंटिकल पार्टिकल जब कभी इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग फिजिक्स के जो रूल्स है उसको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। एंड दे आर वेरी स्मॉल, दैट मीन्स उनका साइज इतना स्मॉल होता है कि उनके साइज को हम इग्नोर कर देते हैं। और दे आर स्फेरिकल इन शेप, तो स्फेरिकल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ये जो वेरी स्मॉल साइज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारे पास इस कंटेनर में एक ही पार्टिकल रहा होता तो उसके लिए पूरा वॉल्यूम मिलता उसको रोम अराउंड करने के लिए, तो फिर हम गैस का वॉल्यूम पूरा कंटेनर का वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिंस हमारे पास लार्ज अमाउंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो इस किसी एक पार्टिकल्स को पूरा का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कितना भी छोटा साइज क्यों ना हो, अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये अजम्पशन रहता है कि हम पार्टिकल्स के साइज को इग्नोरेबल मानते हैं। तो एक ये अजम्पशन है, काफी छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर हम लोग ये बोलेंगे कि जब ये पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं, और ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं ये टोटली रैंडमली मूव करते हैं। दैट मीन्स इनकी कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती है। सो लिख देता हूँ शॉर्ट में, पार्टिकल मूव completely random or in completely random way. In completely random way without any preferred direction. Preferred direction, ये कोई भी एक preferred direction नहीं होती है। That means every direction is equally probable.
सभी डायरेक्शन में के जाने का प्रोबेबिलिटी बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जिनका कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, वो तो आपको समझ में होगा। सो ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। And duration of collision is negligible. इनका जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है वो negligible होता है. No interaction between them. Yes. Reshare the screen. Okay. ये सारे पॉइंट्स आप किसी भी टेक्स्ट पे देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली उनका मीनिंग क्या जा रहा है. सो ये आपने समझा, प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती है. दैट मीन्स जितना वो एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए प्रोबेबल होगा उतना वाई डायरेक्शन, उतना जेड डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी. सभी कोलिजन्स इलास्टिक होंगे और ओवर कोलिजन्स का जो टाइम होगा उसको इग्नोर करेंगे. तो ये मान के चलेंगे कि एक पार्टिकल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन कोलिजन मूव कर रहा होता है. फिर यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं. न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल. ये भी एक एजम्पशन है. एक्चुअली क्या था, न्यूटन्स का लॉ आपने पढ़ा है कि न्यूटन्स का लॉ जो है डेली लाइफ के लिए यूजफुल है. लेकिन जब हम बहुत ज्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे चले जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना, इनका साइज बहुत छोटा होता है, सो स्मॉलर डायमेंशंस पे चले जाते हैं तो न्यूटन्स लॉ फेल, एप्लीकेबिलिटी डाउटफुल हो जाती है. सिमिलरली अगर हम बहुत कम टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पीड पे चले जाते हैं या क्वांटाइजेशन पे चले जाते हैं तो फिर न्यूटन्स की एप्लीकेबिलिटी डाउटफुल रहती है या फिर वैलिड नहीं रहता है. तो ये एजम्पशन माना गया कि न्यूटन्स के लॉ वैलिड है और उसके बेसिस पर हम फॉर्मुलेशन करते हैं. हाँ, आपने जो लिखा है कि आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वो भी हम लोग बोल के चलेंगे कि उनमें जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है उसको इग्नोर करते हैं और ग्रेविटेशन को भी इग्नोर करते हैं. नो ग्रेविटेशन इफेक्ट. सो ग्रेविटेशन इफेक्ट नहीं होता है तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन भी नहीं रहता है. और ये भी लिख सकते हो नो अट्रैक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन देम, बिटवीन पार्टिकल्स. राइट. सो इन अजम्पशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बेसिस पर हम लोग ये बता पाएंगे कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, इनके आपस में रिलेशन क्या है, उसके बारे में बात कर पाएंगे. मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स होने चाहिए, आइडेंटिकल होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है और स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं जो कि नेग्लिजिबल है, स्फेरिकल शेप के रहते हैं, कंप्लीटली रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करते हैं. दैट मीन्स उनका कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती है, इक्वली लाइकली है इन ऑल द डायरेक्शंस. सो अगर किसी पार्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको एक पार्टिकल मिलता है जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो आप गारंटी से कह सकते हो कि एक पार्टिकल होगा जो वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक पार्टिकल होगा जो माइनस एक्स में जा रहा होगा, एक पार्टिकल होगा जो जेड पे जा रहा होगा. दैट मीन्स इन एवरी डायरेक्शन यू कैन फाइंड अ पार्टिकल एंड ऑल पार्टिकल विल बी बिहेविंग इक्वली. जैसा एक्स डायरेक्शन वाले पार्टिकल के साथ चल रहा होगा, वाई के साथ एग्जैक्टली, जेड के साथ एग्जैक्टली और किसी अनदर डायरेक्शन के साथ एग्जैक्टली चल रहा होगा. अगेन यू कैन थिंक ऑफ दिस इज आइडियलिस्टिक assumption. और फिर ये कोलिजन्स होते हैं जो इलास्टिक होते हैं. ये इलास्टिक कोलिजन है अमंग द मॉलिक्यूल्स है एज वेल एज विद द कंटेनर वॉल है. तो कंटेनर वॉल के साथ भी ये इलास्टिकली कोलाइड करते हैं. दैट्स आल्सो एन assumption. इलास्टिक इन नेचर का मतलब हुआ कि whenever they are colliding, coefficient of restitution is 1. और ड्यूरेशन को, टाइम ड्यूरेशन को इग्नोर किया गया है, न्यूटन्स के लॉ की एप्लीकेबिलिटी को एज्यूम किया गया है, एज वेल एज ग्रेविटेशन और आपस के अट्रैक्शन को इग्नोर किया गया. इसके बेसिस पर हम लोग और डिटेल में जाकर के मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं और प्रेशर की कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो हम इसको हेडिंग दे देते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस.
हाउ मच प्रेशर इनसाइड अ गैस कंटेनर इज, उसको मेजर करते हैं। जितना भी नॉलेज अपने पास है अभी तक का, उसको यूज करके फिजिक्स का। तो अपने पास ये कंटेनर है लेट से, और इस कंटेनर को हम लोगों ने क्यूब कंटेनर लिया, क्यूबिकल है लेट से, ताकि अपने लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा और 3 डायमेंशनल सिमेट्री को मेंटेन करना आसान होगा। और इसकी साइड लेंथ है लेट से L, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अपने को एक पार्टिकल नजर आ रहा था, हम एक पार्टिकल को देखते हैं। ये पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी लेट से Vx है और V1 है। अगर ये V1 है तो इस V1 की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। V1 x डायरेक्शन में आएगा I कैप, प्लस V1 का y कंपोनेंट भी होगा J कैप, प्लस V1 का z कंपोनेंट भी होगा K कैप, बोल सकता है। So let's say we are considering a particle and that has a mass m, क्योंकि सभी पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तो सभी के मास बराबर रहने वाले हैं। इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है। अपने को लेट्स से केवल x डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो ये हो जाएगा vx, और v1x, वन पार्टिकल का x कंपोनेंट। हाँ, जब ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा तो आप पाओगे कि ये जो पार्टिकल है जैसे मूव करेगा तो किसी और पार्टिकल से कोलाइड करेगा, फिर किसी और पार्टिकल से कोलाइड करेगा, फिर किसी और पार्टिकल से कोलाइड करेगा, सिंस दे आर इलास्टिक। तो अगर इस पार्टिकल ने किसी और पार्टिकल से कोलाइड किया तो जो ये दोनों आपस में वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद आप पाओगे कि इसके पास ये Vx1 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट के पास ये Vx1 आएगी, फिर नेक्स्ट के पास ये Vx1 आएगी। दैट मीन्स जो भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो वॉल तक जाएगा, वॉल से कोलाइड होकर के फिर इस वॉल तक आएगा, फिर इस वॉल तक जाएगा, और ये चलता रहेगा। इन बिटवीन पार्टिकल्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी वही चलेगी। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है, आइडेंटिकल है, वेलोसिटीज का एक्सचेंज होता रहता है। अगर ये पॉइंट आपको समझता है तो हम लोग प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये पार्टिकल है और ये वेलोसिटी इधर जाती है, कोलाइड होता है, कोलाइड होने के बाद इधर आता है, फिर से इधर जाता है, और इस तरह से चलता रहता है। नाउ अगर अपने को प्रेशर चाहिए तो प्रेशर का क्या मीनिंग होता है? तो प्रेशर की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर अपने को प्रेशर P पता करना है तो प्रेशर, गैस के प्रेशर का मतलब क्या होता है कि गैस कंटेनर की वॉल पर कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाता है, उसको हम गैस का प्रेशर कहते हैं। Are you getting my point? So किसी गैस का प्रेशर means the force applied by the gas on the container wall per unit area perpendicularly. So that is going to be the force on the wall per unit area, that means wall area. और कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर वाला फोर्स, वो आप जानते हो ना। अब हम लोग कुछ ऐसा आइडिया ले रहे हैं कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फिर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर वहां से फोर्स निकल के आएगा, और एरिया के लिए हमारे पास साइड लेंथ है, वहां से एरिया को पकड़ लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला निकल आएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला होगा केटीजी के लिए। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो फोर्स आएगा, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अगर हम इस वॉल पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो हम वो फोर्स निकालेंगे जो एक्स डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हमको वो फोर्स का केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, दैट मींस वॉल के परपेंडिकुलर चाहिए, हमको साइड वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए। सो बेसिकली अपने को एफ एक्स चाहिए। अगर अपने को एफ एक्स चाहिए तो अपने को चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन चाहिए होगा, दैट मींस फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ऐसा कुछ बोल सकते हो। अच्छा, इनिशियली मोमेंटम कितना रहा होगा? तो जब ये पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहा है, नो मैटर कौन सा पार्टिकल बन गया, लेकिन कोलिजन के लिए मास उस पार्टिकल का m रहेगा, वेलोसिटी ये रहेगी, तो स्ट्राइक करने के टाइम पर उसमें mv1x का मोमेंटम होगा। रिटर्न होने के टाइम पर आप देखोगे उसके पास फिर से वेलोसिटी v1x आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो कैन वी से कि ये फोर्स का वेक्टर वर्जन था। मैग्नीट्यूड वर्जन देखेंगे तो फाइनल आएगा m v1x और माइनस ऑफ माइनस v1x। मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, क्योंकि हम फोर्स को इधर काउंट करने वाले हैं। सिंस हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं। आप आई कैप जे कैप लगा सकते हो, चलेगा। सो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज गोइंग टू बी ट्वाइस मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल एंड वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उसका एक्स कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट।
So ये मोमेंटम, ये अपना हुआ मोमेंटम चेंज। अच्छा, फोर्स की डेफिनेशन में हमने डेल्टा टी डिवाइड करना चाहिए था, वो मिस कर दिया। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। एनीवे, अभी भी हमको डेल्टा टी से डिवाइड करना है। अच्छा, इस स्क्रीन पर अगर हम या इस वॉल पर देख रहे हैं तो इस वॉल पर कितने टाइम के बाद ये मोमेंटम चेंज होगा? एक बार होने के बाद फिर से ये पार्टिकल घूम करके आएगा तो कोलाइड करेगा। तो ऑन एन एवरेज कितने टाइम के बाद ये मोमेंटम चेंज आ रहा है? तो एवरेज फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरेज मोमेंटम चेंज डिवाइड बाय एवरेज टाइम। कैन वी से जो डेल्टा टी आएगा, टाइम आफ्टर विच दिस मोमेंटम विल बी कीप ऑन चेंजिंग is going to be the particle will traveling this distance and this distance. एक साइकिल पूरी करने के बाद उस वॉल पे फिर से आएगा। सो अगर इस वॉल से चला तो इधर गया, फिर से इधर आया, तो फिर नेक्स्ट कोलिजन होने वाला है। इसका मतलब है इसको ट्वाइस एल ट्रैवल करना पड़ेगा और v1x से ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी डेल्टा डी को यहाँ पर रख देते हैं, तो ये बनेगा ट्वाइस एल डिवाइड बाई v1x। बेसिकली ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल, लेंथ ऑफ द कंटेनर और साइड ऑफ द कंटेनर इनटू v1x का स्क्वायर। So this is the force by one molecule. ये जो फोर्स लिखा हुआ है, this is a force on the wall due to one molecule. तो एक काम करते हैं, इसको F1x बोल देते हैं, ताकि वन मॉलिक्यूल का अपने पता चल जाए वन मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा हो रहा है। अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं? नेट फोर्स Fx is this going to be F1x, फर्स्ट की वजह से F2x, सेकेंड मॉलिक्यूल्स की वजह से F3x, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से, और जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स से कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैपिटल एन एक्स हो जाएगा। दैट विल बी द टोटल फोर्स। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज क्यों ऐड कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर परपेंडिकुलरली होते तो स्क्वायर अंडर वो करते, जो भी वेक्टर के रूल है उसको लगा रहे हैं। तो ये नेट फोर्स आ जाएगा इस वॉल पर, जिस वॉल पर हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसी एक्सप्रेशन को बारो कर लेते हैं। सभी का मास m होगा, इसकी कंटेनर की लेंथ l रहेगी, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा, m बाई एल आउटसाइड आ जाएगा। ब्रैकेट में मिलेगा v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vnx का स्क्वायर। सभी पार्टिकल्स के x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर्स का सम है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने ये एज्यूम किया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। सो कैपिटल N इज इंडिकेटिंग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ अगर n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यहाँ पे स्मॉल m क्या इंडिकेट कर रहा है? स्मॉल m इज इंडिकेटिंग मास ऑफ वन पार्टिकल। अब आप चाहो तो इसको टोटल नंबर ऑफ n से डिवाइड कर दो। अगर आपने डिवाइड किया है तो टोटल नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो नंबर बन रहा है ब्रैकेट में, जिसको मैंने ब्लू कलर के अंदर रखा हुआ है, कैन वी से कि ये मास ऑफ वन पार्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है? तो क्या ये टोटल मास ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात कर रहा होगा या टोटल मास ऑफ द गैस के बारे में बात कर रहा होगा? सो दिस नंबर बिकम्स द टोटल मास ऑफ द गैस। और इस नंबर के बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा प्रेशर का। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि फोर्स आ गया, एरिया से डिवाइड करना है, प्रेशर रेडिया। कॉपी कर लिया होगा आपने। सो क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है? कुछ ऐसा बन के आ रहा है, फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, दैट मींस ऑन दैट वॉल, इज बेसिकली मास ऑफ द गैस। इस मास को लेट्स हम कैपिटल एम से लिख देते हैं। हालांकि कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास को इंडिकेट करेगा बाद में, अभी हमारे लिए मास ऑफ द गैस है। और नीचे अपने पास आया था एल, ब्रैकेट में था v1 स्क्वायर, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vnx का स्क्वायर डिवाइड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करते हैं वेलोसिटीज के बारे में। जैसे हम लोग मीन वेलोसिटी जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी जानते हैं, आरएमएस वैल्यूज जानते हैं। तो कभी अपने को अगर वी एक्स डायरेक्शन का मीन निकालना हो, मीन या एवरेज, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? v1x plus v2x plus v3x and so on up to vnx divided by n, that's average। इसको मीन या एवरेज बोल लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेट करके भी निकालते हैं, वेरिएशन होता है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस होता है। तो सिमिलरली हम लोग वी एक्स आर एम एस की बात कर लेते हैं। तो वी एक्स अगर आपको कभी आर एम एस निकालना हो, जैसे वी रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है आप एक रूट लगाओगे और स्क्वायर करोगे इंडिविजुअल्स का और उनके स्क्वायर्स को और ऐड करके टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड करते हो। तो एक आरएमएस वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जो इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, इसमें जो v1 v2 v3 आ रहा है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की टोटल वेलोसिटी आता है, नेट वेलोसिटी आता है। हम लोग जो लिख रहे हैं उसके एक्स कंपोनेंट्स को लिख रहे हैं। तो पहले इसको सेटल कर लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये बात की थी जो v1 होगा वो इसके कंपोनेंट्स के बराबर है, मतलब इस तरह से x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट लेके चलेगा। वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ये बोलना चाहें कि जो v1 का स्क्वायर है, कैन वी से कि v1 का स्क्वायर जो आएगा वो v1 x का स्क्वायर आएगा प्लस v2 x का स्क्वायर आएगा, सॉरी v1 x का स्क्वायर आएगा प्लस v1 y का स्क्वायर आएगा प्लस v1 z का स्क्वायर आएगा। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट के स्क्वायर्स को अंडर रूट लगा दो तो टोटल वेलोसिटी आ जाती है। ना ये जो पार्टिकल्स हैं ना, अभी तो मैंने एक पार्टिकल के बारे में बात किया हुआ है। अगर हम सभी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो आप पाओगे कि सभी पार्टिकल्स के बारे में एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन, जेड कंपोनेंट डायरेक्शन इक्वली लाइकली होती है। दैट मीन्स जिस तरह से वो एक्स डायरेक्शन में बिहेव करता है उसी तरह से वाई डायरेक्शन में बिहेव करता है, उसी तरह से वो जेड डायरेक्शन में बिहेव करता है। तो अगर अपने को ये पता करना हो कि v1 स्क्वायर या फिर v का स्क्वायर, इसका एवरेज निकालना हो, एवरेज को जनरली हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो क्या स्क्वायर का एवरेज कुछ ऐसा लिखा जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर एंड सिंस vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n नंबर, सो दैट्स स्क्वायर का मीन। अगर अपने को ये निकालना है तो इसकी वैल्यूज को हम v1 को रख सकते हैं, सिमिलरली v2 को रख सकते हैं, v3 को रख सकते हैं, v4 को रख सकते हैं, सबको रख सकते हैं। जब हम लोग सबको रखेंगे तो आप पाओगे कि कुछ ये ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? इट विल बी लाइक कि समेशन ऑफ वी आई एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी आई वाई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी आई जेड का स्क्वायर। थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि मैं शॉर्ट में भी बता सकता था। आप समझ पाएंगे। v1 को आप जब रखोगे तो v1 x का स्क्वायर आएगा, सिमिलरली y आएगा, z आएगा। जब 2 रखोगे तो v2 x का स्क्वायर आएगा। तो ये x वाले एक साथ कर दिए, y वाले एक साथ कर दिए, z वाले एक साथ कर दिए। ना ये जो लिखा हुआ है ये टोटल वेलोसिटी है, और आप ऐसा भी कर दो तब भी चलेगा कि ये मीन वेलोसिटी हो जाएगी स्क्वायर की x डायरेक्शन की, वो मीन वेलोसिटी हो जाएगी y डायरेक्शन की, वो मीन वेलोसिटी हो जाएगी z डायरेक्शन की। सो ये हो जाएगा समेशन ऑफ वी आई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, दैट्स अ मीन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ वी आई वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, मीन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। एंड फाइनली दिस इज समेशन वी आई जेड, मीन वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। इसको आप मीन की तरह ले लो, दैट मीन्स वी 1x और आई एक्स का स्क्वायर, दैट इज मीन आई वाई का स्क्वायर, दैट इज मीन आई जेड का स्क्वायर। सो बेसिकली टोटल का स्क्वायर का मीन है जो है इंडिविजुअल के स्क्वायर के मीन के बराबर होता है। नाउ मीन निकालने के बाद अब हम ये बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक्स डायरेक्शन में जैसा चल रहा होगा, वाई डायरेक्शन में जैसा चल रहा होगा, जेड डायरेक्शन में वैसे ही चल रहा होगा। तो हम लोग ये भी क्लेम कर सकते हैं कि जो वी आई एक्स का स्क्वायर है यानी मीन है, ये जेड के और वाई के भी बराबर आएगा। सो दे विल बी ऑल इक्वल। क्यों इक्वल होंगे?
क्योंकि कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, सभी डायरेक्शन इक्वली लाइकली है। सो फिर यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि अपने को ये पता चल जाएगा कि v टोटल का जो एवरेज आएगा, अब टोटल वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं ना केवल एक x डायरेक्शन में, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन का मीन। और ये जो लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन का मीन लिखा हुआ है, बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग एवरेज ऑफ x डायरेक्शन का स्क्वायर। आप इस वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर इसके बाद इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, अभी एक नेक्स्ट स्लाइड और लगेगा, 2-3 मिनट्स और कवर हो जाएगा। आपने लिखा व्हाट डिड यू सब्स्टिट्यूट द n फॉर इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस स्लाइड इन द न्यूमरेटर। ये जो m लिखा हुआ है मैंने एक को सब्स्टिट्यूशन किया, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कैपिटल m को हम लोग n इंटू m लिख दे रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, जहाँ पर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस, और स्मॉल m इज इंडिकेटिंग मास ऑफ अ पार्टिकल, और n इज इंडिकेटिंग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको समझ में आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हर एक के मास से एक के मास से मल्टीप्लाई कर दो, सिंस दे आर आइडेंटिकल, तो टोटल मास ऑफ द गैस आ जाएगा। सो nm को हमने कैपिटल M लिख दिया, इसे प्रीवियस स्लाइड पे देखो nm था, छोटा वाला m था, यहाँ पर l है, l अभी भी सर्वाइव कर रहा है, और बाकी ये नंबर आया, इस नंबर के बारे में कुछ अलग से चर्चा कर लिया, और बेसिकली अपने को ये पता चल रहा है कि जो ये नंबर है वो उसकी मीन के स्क्वायर के बाई 3 के बराबर है। सो अब आप केवल इस वाले फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, तो इस वाले नंबर को हम बदल सकते हैं मीन के स्क्वायर बाई 3 से। So this will become total force in the x direction. Total force in the x direction is coming as mass of the gas length, or this becomes v square divided by 3. v square divided by 3. अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अपना काम हो जाना। और इसके बाद अब अपने को चाहिए प्रेशर। What is the pressure? Pressure is P is equal to the force in the x direction which is perpendicular divided by area. एरिया ऑफ द वॉल क्यूब है, L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया m बाई 3L इंटू दिस स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। सो प्रेशर की वैल्यू अपने पास बन जा रही है 1/3 टोटल मास डिवाइड बाई L क्यूब, और ये आ रहा है स्क्वायर का एवरेज मीन ना। ये देखो टोटल मास से ये टोटल वॉल्यूम है, तो ये डेंसिटी बन जाएगी। फ्लूइड को हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिखना पसंद करते हैं, तो ये डेंसिटी हो जाएगी, और ये बन जाएगा v स्क्वायर का ये मीन वैल्यू। तो जो v स्क्वायर का मीन वैल्यू होता है, अगर उसको आप लिखोगे तो ये RMS का स्क्वायर बनाएगा। तो इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट में डायरेक्टली नोटेशन बदल करके इसको आप लिख सकते हो VRMS का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये अपने को प्रेशर के बारे में बताता है, किसी गैस का प्रेशर कितना है, उस गैस के प्रेशर के लिए 1/3 रो VRMS का स्क्वायर करेंगे। VRMS कहाँ पर होगा? V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर बाई n। तो बेसिकली ये नंबर लिखा हुआ है एवरेज ऑफ स्क्वायर, तो VRMS के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ये प्रीवियस स्लाइड है, इसको देख लीजिए, इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। फॉर्मूला जो आ गया वो एक खास इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है, और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और PV इक्वल टू nRT से लिंक करेंगे। So can you please show the next slide? And this is the last slide.
सो अगर किसी गैस की आपको डेंसिटी पता है, उसकी आरएमएस स्पीड पता है, तो आप प्रेशर डायरेक्टली बता दोगे इस फॉर्मूले से। और सिंस हम लोग डेंसिटी यूज कर रहे हैं तो मोल्स और मास और इन सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम उन सब से इंडिपेंडेंट रहेगा। या आपको डेंसिटी पता होगा तो आप डायरेक्टली डेंसिटी को यूज कर लोगे। आरएमएस क्या होता है? ये दो नंबर मैंने एक्सचेंज किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में। वी आर एम एस जो होती है वो अंडर रूट में होता है, तो अंडर रूट को स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा। तो ये बनेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाई n। इसी को मैं लिख रहा था एवरेज ऑफ v स्क्वायर। एवरेज ऑफ v स्क्वायर इज बेसिकली इस तरह से भी लिखा जा सकता है आरएमएस। ओके, टाइम हो गया इसलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको पीवी को एनआरडी से लिंक करते हैं और आरएमएस वैल्यू और भी जो स्पीड्स होती हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उसको जानेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई कंसर्न डाउट हो तो आप क्विकली पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। Okay then, if there's no doubt or question, we can close it up now. Thank you everyone then.